क्या 5? शत्रुघ्न सिन्हा स्टाइल में एपिसोड 5, टाइकून्स ऑफ इंडिया, ब्रिलियंस बिहाइंड रियल बिलियंस। बहुत डेप्थ में जाऊंगा आज, टर्बुलेंस की बात करूंगा। जो हवाई यात्रा में होती है, वो लोग जो टर्बुलेंस में टिके रहते हैं वही लोग इसमें आते हैं। टाइकून्स ऑफ इंडिया। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस। आपको मालूम होना चाहिए 1991 पुरानी बात है से लेकर 2006 तक इतना एयर टर्बुलेंस हुआ कि 14 प्राइवेट एयरलाइंस बंद, शटडाउन हो गई। ऐसे वक्त में ऐसे सेक्टर के अंदर घुसना जिसको बोला जाता है शमशान घाट रीजनल एयरलाइंस का, वहां इंडिगो की एविएशन जर्नी एक फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। और आज बहुत डेप्थ देने वाला हूं वो बिजनेस स्ट्रैटेजी की जिसमें सब लॉस में रहे और ये झमाझम पैसा कमाते रहे। इंडिगो के फाउंडर राहुल भाटिया, राकेश गंगवाल, ये है हमारे कौन टाइकून्स ऑफ इंडिया। नाम रखा था इंडिगो, इंडिया ऑन द गो, और एग्जैक्टली वही करके दिखाया, इंडिया ऑन द गो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट इन इंडिया। एकमात्र एयरलाइंस जो 10 साल लगातार प्रॉफिट में रही, एकमात्र एयरलाइंस जो 60% से ज्यादा मार्केट शेयर यानी कि मोनोपोली ले लिया। लो कॉस्ट एयरलाइंस इंडिया और साउथ एशिया में 13 बार इनको अवार्ड मिल चुका है। ओनली एयरलाइंस टू बिकम, और जो एक साल के अंदर 10 करोड़ पैसेंजर्स को हवाई यात्रा कराती है। और पहली इंडियन एयरलाइंस जिसने 2000 से ज्यादा फ्लाइटें एक दिन में उड़ा रही है। इंडिगो ने ऐसा क्या कर दिया? फन फैक्ट क्या है इसके पीछे, क्या था रियल फैक्ट, बिजनेस फैक्ट, बहुत डेप्थ में जाएगी। इतनी लर्निंग, मैं खुद, मेरा दिमाग हिला पड़ा इंडिगो को समझता हूं जब मैं बैठ करके ना। इंडिगो ऐसी थी जो 2006 में आई थी और उस समय टोटल एयरक्राफ्ट भारत में 305 थे। आज इनके पास अकेले टोटल एयरक्राफ्ट 380 है, अकेले इंडिगो के पास में। तब सारी एयरलाइंस के पास मिलाकर के हुआ करते थे 305। बहुत सारी एयरलाइंस जो इंडिगो के साथ में शुरू हुई थी या तो मर्ज हो गई या शटडाउन हो गई, चाहे वो एयर डेक्कन हो गई, एयर सहारा चली गई, जेट एयरवेज चली गई, किंगफिशर चली गई, पैरामाउंट चली गई, इंडियन एयरलाइंस चली गई। इन स्टेक्स जो है ना, राकेश गंगवाल लगभग 20%, राहुल भाटिया लगभग 38% और बाकी सारे शेयर होल्डर्स के पास में, जिनको उन्होंने बहुत बड़ी ग्रोथ दी। इंडिगो क्या है ये? सारा एयरलाइंस, जेट एयरवेज को बिक गई 2007 में, डेक्कन एयरलाइंस किंगफिशर को बिक गई, पैरामाउंट एयरवेज ये तो उन्होंने ऑपरेशन ही बंद कर दिया, कर्जे में इतना डूब गए। इंडियन एयरलाइंस पहले तो मर्ज हुई एयर इंडिया के साथ 2011 में, अब टाटा ग्रुप लेकर के उसको इंप्रूव कर रहा है। किंगफिशर ने अपना 2012 में फाइनेंशियल लॉसेस के कारण बंद करके विजय मान ले गया। जेट एयरवेज, इसने 2019 में इतना बड़ा कर्जा हो गया, बर्बाद हो गया। गो फर्स्ट अभी रिसेंटली अपने आपको बैंकक्रप्ट 2023 में घोषित कर दिया। इन सारे प्लेयर्स आए, इन्होंने कहा हम भी बना लेंगे, हम भी बना लेंगे। अमन गुप्ता का मीम बना था, हम भी बना लेंगे, हम भी बना लेंगे, लेकिन कोई बिजनेस नहीं बनाया, सबने बिजनेस डुबाया। इंडियन एविएशन ऐसा जो कि बिलियनियर्स के लिए कर्ज रहा, एक श्राप रहा, उस श्राप के अंदर, उस पाप के अंदर इन्होंने कैसे नोट छाप छाप के अंदर, इसी एयरलाइंस में, इसी एविएशन के अंदर प्रॉफिटेबल रहना इतना मुश्किल कि मैक्सिमम एयरलाइन जहां सारी फेल हो गई, वहां राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। कौन है ये? कौन है? क्या देख रहे हो? टाइकून्स ऑफ इंडिया, हर संडे सुबह 8 बजे। टाइकून्स ऑफ इंडिया, इनकी अचीवमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मालूम, आज 11 पॉइंट्स में बताऊंगा एयरलाइंस इंडस्ट्री का संपूर्ण ज्ञान, क्यों ज्यादातर एयरलाइन जहां सारी की सारी फेल हो गई। इंडिगो ने ऐसा क्या किया कि नोट भी छापे और मार्केट का लीडर 60%, ऐसा कहा जाता है किसी के पास अगर 50% मार्केट शेयर, उसको मोनोपोली बोलते हैं। इनके पास 63% मार्केट शेयर है। अब तक आपने आनंद महिंद्रा, अजीम प्रेमजी, लक्ष्मी नारायण मित्तल, इंदिरा नूई की सक्सेस स्ट्रैटेजीज देखी, क्या देख क्या रहे हो? भूल जाते हो क्या टाइकून्स ऑफ इंडिया? ये 5वां आज आपको देने जा रहा हूं। इंडिया में इंटेलिजेंस की कोई लिमिट नहीं, इतनी स्ट्रैटेजीज फ्रेमवर्क दूंगा। ये सीरीज खत्म होते होते आपका बिजनेस अपने आप चमकने लगेगा, पैसा कुछ नहीं लगेगा। आपको बस खाली याद रखना संडे सुबह 8 बजे, नहीं तो कहां जाना है? आपको प्ले लिस्ट में जाना है और टाइकून्स ऑफ इंडिया सारे देखने हैं। आपको कमेंट बॉक्स में भी जाना, बताना मुझे शिव नाडर देखना चाहते हो, धीरू भाई अंबानी देखना चाहते हो, मुकेश अंबानी देखना चाहते हो, नंदन नीलेकनी या सुनील भारती मित्तल या किसी और का, उदय कोटक, कोई भी जिसका भी नाम लेना चाहते हैं, गौतम भाई अडानी, जिस पे ज्यादा कमेंट आए, जिस पे ज्यादा लाइक्स आए, वही दूंगा। बाकी आपके कमेंट बॉक्स ही अपने आप बता देगा सब कुछ। मुझे मिलावट वाला मामला नहीं है, प्योर बिजनेस कंटेंट दूंगा। पहले लेसन पे आ जाऊंगा, सारी एयरलाइन इंडिया में फेल होती क्यों है, पहले इसको समझते हैं। जेट फ्यूल का जो प्राइस है वो भैया कंट्रोल करना मुश्किल है। सबसे बड़ा जो कॉस्ट है ना हवाई जहाज उड़ाने के अंदर, वो उसका पेट्रोल है ना। एयरलाइंस का सबसे बड़ा कॉस्ट उसका फ्यूल है। 40 से 50% एविएशन टर्बाइन फ्यूल बोलते हैं इसको, एटीएफ। एटीएफ के प्राइसेस फिनोमिनल तरीके से ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन एक्चुअली ऊपर ही ऊपर होते रहे। एटीएफ का प्राइस दिल्ली में 1000 लीटर का मतलब होता है 1 किलो लीटर। अक्टूबर 2010 में ये 40,000 रुपया किलो लीटर था। अब 2024 में आ जाता हूं मैं, ये लगभग 1 लाख रुपया पर किलो लीटर हो चुका है। 40,000 से 1 लाख, इतना तेज प्राइस बढ़ा है। एवरेज फ्यूल टैंक जो है ना, वो 15 किलो लीटर से 35 किलो लीटर ले सकता है। हवाई जहाज के अंदर सबसे ज्यादा खर्चा, ऑयल प्राइसेस इतने सेंसिटिव क्यों? क्योंकि ना मैं तय करता हूं, ना आप तय करते हो, ना हमारे देश के नेता तय करते हैं, ये बाजार तय करता है ऑयल के प्राइस, जो क्रूड ऑयल के प्राइस होते हैं। ग्लोबल फैक्टर, रशिया यूक्रेन में झगड़ा, तेल का भाव बढ़ गया। इजराइल पैलेस्टाइन में झगड़ा, तेल का भाव बढ़ गया। पैंडेमिक हुआ, तेल के भाव में फर्क आ गया। अब इंडियन ऑयल के लिए कंप्लीटली इंपोर्ट इंडिया पूरी तरह से डिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिया अपना तेल नहीं बनाता, नहीं निकालता, मिडिल ईस्ट से ज्यादा तेल आता है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके लिए एयरलाइंस अगर कोई प्रॉफिट कर भी रहा है,
अगर अचानक फ्यूल का प्राइस बढ़ गया, खत्म, गेम ओवर हो गया। सेफ्टी मार्जिन चाहिए। इंडिगो ने क्या किया, जब ऑपरेशन कॉस्ट अनबेरेबल हो जाए तो प्लेन आसमान में नहीं, खतरों के बादल में उड़ने लग जाता है, खतरे में आ जाता है। पेट्रोल का चक्कर है, सबसे भारी खर्चा पेट्रोल का है। और उसमें दूसरा कारण क्या है पेट्रोल में ऊपर नीचे होने का, क्योंकि डॉलर कैसे एयरलाइन इंडस्ट्री को इंपैक्ट करता है। भाई हम खरीदते कैसे हैं, डॉलर जाता है तेल आता है, भारत से डॉलर जाता है तेल आता है। एग्जांपल से समझ जाओ, 2005 रुपए में $1 44 रुपए का था, 2014 में $1 62 रुपए का हुआ, आज 2024 में $1 84 रुपए का हो गया। यानी कि बैरल उतने का उतना है, पर डॉलर अब ज्यादा जा रहा है उस बैरल को खरीदने में, उस पेट्रोल को खरीदने में। 15 करोड़ एमएसएमई को एम्पावर करने का विजन है। क्या देख रहे हो, भूल गए थे क्या, टाइकून्स ऑफ इंडिया, हर संडे सुबह 8 बजे। इसलिए वैसा कंटेंट बनाता हूं जिससे आपके डाउट्स की सारी धज्जियां उड़ जाए, स्ट्रैटेजीज को स्ट्रेंथ डबल हो जाए। वीडियोस के नीचे सारे कमेंट्स अपने आप बोलते चले जा रहे हैं, और सबका नीचे नाम लिखो, कौन सा टाइकून चाहिए आपको। सब्सक्राइब किए बिना स्विच, सब्सक्राइब क्यों करना, मत करो, आपका फायदा है तभी करना। अगर लगे आपको फायदा है, टाइकून्स ऑफ इंडिया सीरीज फ्री में दे रहा हूं, 1 साल के अंदर बिजनेस कहां से कहां लेके जाऊंगा। आम आदमी के साथ डील नहीं कर रहा हूं, केवल एमएसएमई के लिए काम करता हूं मैं इस समय। अब बात हुई है कि तेल का प्राइस, डॉलर का प्राइस, उसके बाद फ्लक्चुएटिंग डिमांड। अगर कहीं झगड़ा हो गया, कहीं लफड़ा हो गया, कभी इस समय बांग्लादेश में झगड़ा हो गया, सारी की सारी फ्लाइटें जानी बंद हो गई। बिजनेस एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, जहां ज्यादा बिजनेस एक्टिविटी वहां ज्यादा एयर ट्रैवल, जहां ज्यादा एयर ट्रैवल वहीं ज्यादा बिजनेस चलेगा। अब पैंडेमिक आ गया, स्ट्राइक आ गया, या कहीं पर बहुत तूफान आ गया, या कहीं पर बाढ़ आ गई, या कोई ग्लोबल फैक्टर हो गया, एयर ट्रैवल कम हो गया, एयर ट्रैवल कम हो गया, जहाज में कम लोग जा रहे हैं, जहाज में कम लोग जा रहे हैं, जहाज की कॉस्ट उतनी है, कमाई कम हो गई। प्लेन जितना खाली उड़ता है, लॉस उतना ही ज्यादा बढ़ता है। प्लेन जितना खाली उड़ता है, लॉस उतना ज्यादा बढ़ता है। जैसे बांग्लादेश में अनरेस्ट हुआ, सारी फ्लाइट सर्विस बंद। अब एयरक्राफ्ट तो डेडिकेट कर रखे थे, पायलट डेडिकेट कर रखे थे, मैन पावर डेडिकेट कर रखी थी, हाई फिक्स कॉस्ट है ही, आपकी सैलरी जा रही है, एयरपोर्ट पे प्लेन खड़ा हुआ उसका किराया जा ही रहा है। किराया किसका, एयरपोर्ट पे पार्किंग का किराया, हवाई जहाज की पार्किंग किराया लगता है। अब जो लीज पे प्लेन लिया हुआ है, अब लीज तो जाएगी, रेंटल तो जाएगा ही जाएगा। इंश्योरेंस ले रखी है, इंश्योरेंस की पर डे कॉस्ट तो अपने आप होती है, भले साल का इंश्योरेंस ले लो, कॉस्ट तो आपको डालनी पड़ेगी अपनी, वो सारी कॉस्ट चल रही है। लीज रेंटल मतलब लीज रेंटल नहीं समझते आप क्या, लीज रेंटल, पहले आपको लीज रेंटल समझा देता हूं, चलो कोई बात नहीं। एयरलाइन प्लेन के बदले जब लीजिंग कंपनी को हम लोग एयरलाइन किसी लीजिंग कंपनी से लेते हैं तो उसको महीने का पैसा देते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट खरीदना 700 करोड़ रुपए का एक एयरक्राफ्ट, 800 करोड़ का कौन खरीदेगा इतने सारे एयरक्राफ्ट। ज्यादातर लोग किराए पे ले लेते हैं अपने आप, जिनको चलाना है उसका रेंट पे करते रहते हैं। अब मुद्दा ये है, इनके अलावा डॉलर भी बता दिया आपको मैंने, विदेशी तकलीफें भी बता दी मैंने आपको। इस सारे खतरों के अलावा एक खतरा ये है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत लो है। क्यों, प्लेटफॉर्म और एग्रीगेटर आ गए हैं, सब कंपेयर करके दिखा देते हैं। भैया आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, इस समय किस में जाओ, इंडिगो में जाओ, जेट में जाओ, किस में जाओ, जेट तो खैर नहीं है, एयर इंडिया में जाओ या विस्तारा में जाओ। ट्रांसपेरेंट प्राइस है, ट्रांसपेरेंट, सबको मालूम है। ये हवाई जहाज सुबह 8 बजे वाले इतने रुपए का, 9 बजे वाले इतने रुपए, रात को 3 बजे वाले 3 बजे भी उठ के आदमी चला जाएगा, बोला 1000 रुपए बच रहा है भैया, 3 रुपए। कॉम्पिटेटिव प्राइस पर टिकट बेचना पड़ता है, और क्योंकि इंटेंस कॉम्पिटिशन है, और तो जो है अगर थोड़ा सा भी फेयर बढ़ा तो कस्टमर किसी और एयरलाइंस की तरफ बढ़ा है जी। थोड़ा सा फेयर बढ़ाओ, कस्टमर आप देखोगे कि आपने बढ़ाया, कस्टमर कहीं और चला गया, उसी समय उस तरफ बढ़ जाएगा वो। बात यह है कि कस्टमर ज़्यादा सर्विस के लिए नहीं, 1000 रुपया बचाने के लिए वो चेंज कर लेता है, उसकी कोई लॉयल्टी नहीं है। ऐसे में इंडिगो का सक्सेसफुल ऐसा होना है जैसे बहुत बड़े कीचड़ के अंदर एक सुंदर सा खूबसूरत कमल इंडिगो के रूप में आया। क्या देख रहे हो, टाइकून्स ऑफ इंडिया देख रहे हो हर संडे को। टाइकून्स ऑफ इंडिया कौन है, ये टाइकून, ये राहुल भाटिया है और राकेश गंगवाल, ये 2 लोगों ने मिलकर के चलाया। एक वो थे राइट ब्रदर जिन्होंने पहला प्लेन बनाया, एक ये है, दोनों राइट ब्रदर जिन्होंने राइट स्ट्रैटेजी के साथ इंडिगो को इस हाइट तक पहुंचाया। आज मेरे टाइकून सीरीज को सुनते हुए आपके दिमाग में ऐसा ही अगर कोई राइट नाम याद आए, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, भैया ये वाले नाम पे भी मुझे चाहिए, इसकी कहानी चाहिए पूरी, इसने कैसे बिल्ड किया। लेसन 2 पे चलते हैं। असली मुनाफा टिकट बेचने में नहीं है, एरोप्लेन खरीदने के अंदर है। कैसे प्लेन खरीद के मैं लाया हूं, वहां से इंडिगो ने बहुत कमाया, बहुत बचाया। 2005 की बात थी, राहुल भाटिया और गंगवाल दोनों मिलकर प्लान कर रहे थे कि भाई धंधे में घुसना है। यूएस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर ने एक अनाउंसमेंट कर दिया उसी समय, बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर, उसने एक अनाउंसमेंट कर दिया, इंडिया में एक कंपनी आ रही है जो सीधा 100 हवाई जहाजों का ऑर्डर दे दिया हमको, A320 एयरक्राफ्ट, $6 बिलियन का, $6 बिलियन। समझ रहे हो बात को, एक ऐसी कंपनी की अभी शुरुआत भी नहीं हुई, 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर कैसे दे दिया भाई, इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दे दिया उसने। हिस्ट्री में कभी किसी भी इंडियन एविएशन कंपनी, किसी ने इंडियन एयरलाइंस की कोई भी कंपनी ने कभी इतना बड़ा ऑर्डर दिया नहीं। दुनिया जानती थी ये दोनों आदमी, ना तो राहुल के पास ना गंगवाल के पास इतना पैसा तो है ही नहीं, और जब इतनी कैपिटल है नहीं तो पेमेंट करे कैसे। तो राहुल गंगवाल, राहुल भाटिया का अपना एक मास्टर स्ट्रोक था जो पहले कभी नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या मास्टर स्ट्रोक इंडिगो की शुरुआत में खेला। बल्क में ऑर्डर दिया, सीधा 100 एयरक्राफ्ट, सीधा 100 एयरक्राफ्ट। अब पक्का किसी को नहीं मालूम, पर अखबारों की रिपोर्ट और जगह जगह लोग बताते हैं कि इनको 40-50% का डिस्काउंट मिल गया 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देने पे। हाँ जी, इतना बड़ा डिस्काउंट देने का कारण है, पता है क्या कारण है, इसके पीछे 2 कारण थे। ये 2 कंपनियां आपस में भिड़ रही थी, एक है एयरबस, एक है बोइंग। इंडिया में सब बोइंग की तरफ जा रहे थे।
ये गंगवाल जो है ना, विदेश में एयरबस के साथ काम कर चुके थे, बहुत अमेरिका में बहुत टाइम काम कर चुके थे। एयरबस को इंडियन मार्केट में दोबारा जगह बनानी थी, एयरबस को कोई घुसने नहीं दे रहा था, क्योंकि एयरबस के पहले 2-3 क्रैश दुनिया में कहीं हो चुके थे, तो उसकी रेपुटेशन पर सवाल था। कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने बोला एयरबस नहीं घुसने देना, बहुत फ्लॉ है इसके अंदर। इंडिया में एयरबस घुस ही ना पाए, इंडिया में खाली बोइंग 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 चले जाए। एयरबस और बोइंग का झगड़ा चल रहा था। एयरबस ने सोचा कि चलो दे देते हैं इनको डिस्काउंट, क्योंकि मुझको घुसना है। एयरबस की अपनी गरज थी, उसकी अपनी गरज थी, उसे बोइंग के खिलाफ खड़ा होना था। और दूसरा कारण क्या था, राकेश गंगवाल का एयरबस से पुराना रिश्ता, उन्होंने 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया, और यूएस एयरवेज में जो जॉब करते वक्त उन्होंने अपने रिश्ते बनाए थे, उस रिश्ते का फायदा उठा लिया। अब हुआ क्या, एयरबस पूरी तरह बिजी हो गया। अब पता है इनको आगे डिमांड बढ़ने वाली है, प्लेन की तो जरूरत पड़नी ही पड़नी है, तो 100 प्लेन का ऑर्डर दे दिया, और साथ में कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनवाया। गरज किसकी, दोनों की, एयरबस की भी अपनी गरज, तो उन्होंने उसकी गरज का फायदा उठाया। गंगवाल गया, बैठा, खूब नेगोशिएट किया उनके साथ, कभी नाश्ते पे, कभी खाने पे, कभी डिनर पे, खूब नेगोशिएट किया। और नेगोशिएशन में बोला देखो प्राइस तो कम कराऊंगा, लेकिन एक मामला है। बोला क्या, बोला टेक्निकल ग्लिच हुआ, इंजन खराब हुआ, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी हुआ, ब्रेक बहुत घिसता है, हर पायलट अपने स्टाइल में ब्रेक लगा, चू ब्रेक घिस जाता है, ब्रेक बर्बाद, ये सब आपको ठीक करना पड़ेगा। एयरक्राफ्ट के साथ इसकी जिम्मेदारी लोगे, सीधा 100 का ऑर्डर दूंगा। अच्छा, कोई नहीं देता था, बोइंग नहीं देता था। एयरबस की अपनी गरज थी, मुझे इंडिया में घुसना, इंडिया में घुसना, इंडिया में घुसना, उसने हाँ कर दी। ये अब क्या किया, अब गंगवाल ने अगला मास्टर स्ट्रोक खेला। जब सारी चीजें हाँ कर दी, तो बोल दिया सारे 100 प्लेन एक साथ नहीं लूंगा। बोले मतलब, बोले मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, आप 100 एयरक्राफ्ट इकट्ठे बनाओगे, आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी, अचानक मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री, प्लांट आपको बहुत बड़ा करना पड़ेगा, मैं आपका खर्चा घटाना चाहता हूं। ये एयरबस सोचा मेरा खर्चा घटा रहा है। बोले कैसे, आप बोलो आराम आराम से बनाओ, कॉस्ट कटिंग करके रखो, हर 45 दिन में एक जहाज भेज देना, हर 45 दिन में एक जहाज भेज देना। 2006 से 2012 तक 45 दिन के अंदर एक 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 जहाज धीरे धीरे आया, दोनों पार्टियों के लिए विन विन होता गया। एयरबस जिसको डेस्परेट था बोइंग के अगेंस्ट घुसने को, उसको घुसने का मौका मिला। इंडिगो ऐसा स्टार्टअप था जिसके पास पैसा ही नहीं था, है जी, उसके पास जब पैसा नहीं था तो उसको एक साथ जहाज लेता दिक्कत आती। अब सवाल उठता है जब पैसा था नहीं तो भी 100 का पैसा का जुगाड़ किया कैसे। मैन्युफैक्चरर ने, एयरबस ने सस्ते में उनसे जब प्लेन खरीदा, इंडिगो ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, 800 करोड़ वाले प्लेन को 600 करोड़ करा लिया, खूब डिस्काउंट करा लिया। और 600 कराने के बाद में एक लीजिंग कंपनी यानी कि एक इन्वेस्टर ढूंढा, उसको बोला कि मैं तुमको ये 800 का प्लेन 700 में बेच रहा हूं, 700 में दिलवा देता हूं। ये बोला ठीक है। जैसे ही 700 आए, 600 उन्होंने एयरबस को दिए, 100 अपने पास रखे, तो वहां करी कमाई 100 करोड़ रुपए आ गया। अब 100 करोड़ आया, उससे इनका कैश रनवे बिल्ड होने लगा। और जिसको बेचे उसको बोला तुमको मैं किराया दे दूंगा, तुमने खरीद लिए, अब तुम अपने घर में तो पार्किंग में लगाए रखोगे नहीं कि रामू भैया प्लेन की सफाई करता चल, है काय देख प्लेन पे मिट्टी लग रही है, सफाई करता चल। तुम प्लेन खरीद के क्या करोगे, प्लेन दे दिया, अब तुम प्लेन मुझे उड़ाने दो, मैं तुम्हें महीने का किराया देता रहूंगा, 8 करोड़ रुपए महीना देता रहूंगा। अब 8 करोड़ रुपए महीना मतलब साल का 96 करोड़, और साल का 96 करोड़ मतलब इसको 30 साल तक प्लेन की लाइफ है, और 30 साल तक जहाज उड़ाऊंगा, और 30 साल तक मैं जो है पैसा आराम आराम से चुकाऊंगा। जब एयरक्राफ्ट आए 100 करोड़ रुपया और आ जाए, इसको 8 करोड़ रुपया महीना दे, प्लेन उड़ा करके पैसा और निकाले, इधर से खरीदने में भी कमाए और टिकट बेचने में भी कमाए, दोनों तरफ से कम नोट छाप रहा इंडिगो। स्टाइल ही अलग था भाई का। ये बाबूराव का स्टाइल है, ये इंडिगो का स्टाइल है, एकदम अलग स्टाइल है जी। अच्छा, वो सामने वाला बेचारा इन्वेस्टर सोच रहा है हमको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, 800 का प्लेन हमको 700 में मिल रहा है और 4 गुना रिटर्न देगा 30 साल के अंदर, लेकिन उसको मालूम नहीं 30 साल बहुत लंबा टाइम है। लीजिंग कंपनी के साथ जो ट्रांजैक्शन हुई, इसको बोलते हैं सेल एंड लीज बैक अग्रीमेंट। भाई मैंने आपको बेच दिया और आपसे लीज पे ले लिया, आपको थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, यानी कि आज तुरंत कैश आउटफ्लो बच गया मेरा, तुरंत मोटा पैसा जो लगाना था वो बच गया। मुद्दा ये है कि कोई वेब सीरीज आती है ना मेरे भाइयों, जब वेब सीरीज रिलीज होती है आप देख लेते हो, मालूम है वेब सीरीज वाले अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं आपको दिखा करके, उनका बिजनेस बढ़ रहा है, पर मैं आपका बिजनेस बढ़ाने की बात कर रहा हूं, वेब सीरीज वालों का बिजनेस नहीं। संडे सुबह 8 बजे टाइकून देखो करते क्या है, बहुत डेप्थ दूंगा आज, बहुत डेप्थ दूंगा मैं, बड़ी रिसर्च ओरिएंटेड केस स्टडी। जब मैं केस स्टडीज पे आता हूं ना तो उसके अलावा कोई मुकाबला नहीं, फिर तो पड़े हो के चक्कर में 8 बजे के अलावा कोई नहीं है टक्कर में। ये पॉसिबल तब होगा जब पूरा प्लेलिस्ट चलेगा। और ये क्या है मालूम आपको, ये आयुर्वेदिक बिजनेस की जड़ी बूटी है, इसको पूरा घोट करके पी जाओ और हर संडे पीते रहो। ये एलोपैथी की तरह या कोई इंजेक्शन की तरह काम नहीं करेगा, आज एक वीडियो देख लिया तो अरबपति बन जाओगे। 1 साल 52 संडे आराम से देखो। धंधा एक दिन में नहीं बनता, ये मेरा तीसरा अध्याय। धंधा एक दिन में नहीं बनता, क्योंकि सेक्टर सेम, एनवायरमेंट सेम, चुनौतियां सेम, एक कंपनी सफल होती है दूसरी असफल होती है। ऐसा क्यों, तीसरे अध्याय में समझो। एविएशन का बड़ा एग्जाम्पल इंडिगो और किंगफिशर को कंपेयर कर लेते हैं। इंडिगो 2006 में चालू हुई, किंगफिशर 1 साल पहले 2005 में शुरू हो चुकी थी।
किंगफिशर 2012 में बंद हो गई, इंडिगो का मार्केट शेयर बढ़ते बढ़ते आज 63% हो गया, अकेला सबसे बड़ा मार्केट लेके बैठा है भारत के अंदर। पहली गलती क्या करी किंगफिशर ने? किंगफिशर ने 1 साल के बाद स्ट्रैटेजी बदल दी, सीट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। जो सीट में जो 14 प्लेन थे उसके बाद उसमें 180 सीटें थी, वो 180 सीटों में इसने कुछ तो बिजनेस क्लास बना दी, कुछ 114 इकोनॉमी कर दी, 180 सीट रह गई 134। अब 134 में अगर बिजनेस क्लास थोड़ी भी खाली रह गई तो इकोनॉमी की समझ लो मल्टीपल इफेक्ट में कितनी ज्यादा खाली रह गई। एक तो 180 से 134 सीट कर दी, जहाज उड़ाने का खर्चा उतना ही है, सीटें हो गई कम, क्यों? मैं थोड़ा स्पेस दूंगा, मैं थोड़ा हीरो हूं, जानते नहीं है, मेरा नाम विजय माल्या है, मैं स्टाइल से चलाता हूँ। एक्सपैंड करने की बहुत जल्दी 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 मॉडल चेंज करते जाओ। अब जब जल्दी जल्दी मॉडल चेंज करते हो तो बिजनेस को स्टेबलाइज होने का टाइम नहीं मिलता। चेंज के हिसाब से मैन पावर, आपको उसी हिसाब से बार बार ट्रेनिंग, उसी हिसाब से टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन, उसी हिसाब से आपकी कॉस्टिंग बढ़ती है। और किंगफिशर का अप्रोच वैसे एग्रेसिव था, लेकिन किंगफिशर की गलती नहीं, गलतियां करते जा रहा था। हाँ, उसे जल्दी से बड़ा बनना था। सबसे बड़ी गलती क्या करी? डेक्कन खरीद ली। डेक्कन कैसे खरीदी? डेक्कन, उस पर उसने 970 करोड़ रुपए लगा दिया 46% लेने के लिए, जिसपे ऑलरेडी 550 करोड़ रुपए का लॉस चल रहा था। अब वो लॉस मेकिंग कंपनी को अपनी ऑलरेडी लॉस मेकिंग कर्जे में फंसी हुई कंपनी के अंदर घुसा लिया और क्या किया? सोचा मिडिल क्लास वालों के लिए भी इंडिगो की तरह एक जहाज खरीद लेता हूं। अब डेक्कन मिडिल क्लास वालों के लिए थी, और बोले कि भाई जिसको लग्जरी में जाना है किंगफिशर में जाएगा, जिसको मिडिल क्लास है वो किंगफिशर रेड में जाएगा। अब किंगफिशर रेड को लो कॉस्ट की तरह जब ये लेकर क्या, तो हुआ क्या? सारे के सारे किंगफिशर वाले किंगफिशर रेड पे मूव कर गए, ये जहाज खाली उड़ने लगे, ये भर के उड़ने लगे। अब जो किंगफिशर मेन था वो खाली उड़ने लगा, खर्चा उतना चल रहा था, रेवेन्यू आ नहीं रहा था, सब रेड पे मूव कर गए। एवरेज टिकट साइज कम हो गया, जहां एक टिकट बिकती थी 16,000 रुपए की, वहां ये सस्ती वाली में वही आदमी 8,000 रुपए में काम चला रहा, और रेवेन्यू आधा हो गया, खर्चा डबल हो गया, कर्जा बढ़ गया, लॉस मेकिंग कंपनी अंदर आ गई। अब कस्टमर जब रेड की तरफ शिफ्ट हो गया, इसको बोलते हैं कैनिबलाइजेशन। आपका एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को खा जाए। जब आपने एक जैसे 2 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए तो आदमी एक ही खरीदता है, दूसरे पे खर्चा तो आपका लग गया पर कमाई एक ही से हो रही है, 2 से नहीं हो रही। कैनिबलाइजेशन, एक कैनिबल समझते ना, नरभक्षी, वो एक जहाज दूसरे जहाज को खा के बर्बाद कर दिया। वो गलती करी जो इंडिगो ने नहीं करी। इंडिगो ने क्या किया? 1 सॉलिड बिजनेस प्लान, 1 सिंगल कॉन्फ़िगरेशन, एक जैसी सीटें सारी की सारी। स्टार्टेड विद 1 प्लेन, एक से चालू करूंगा, फिर 45 दिन बाद लेके आऊंगा अगला प्लेन, फिर 45 दिन बाद लेके आऊंगा, फिर 45 दिन बाद लाऊंगा, फिर 45 दिन बाद लाऊंगा, इनफ टाइम टू स्टेबलाइज, फिर 45 दिन बाद लाऊंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा, फिर 45 दिन बाद लाऊंगा, बहुत टाइम मिल रहा है स्टेबलाइज, फिर 45 दिन बाद लाऊंगा। डीमार्ट ने भी ऐसे ही किया, शुरू में आराम से चला, बिग बाजार की तरह नहीं चला। ग्रोथ का मतलब सक्सेस नहीं होता है, प्रॉफिटेबल ग्रोथ का मतलब सक्सेस होता है। चौथा अध्याय, अपनी आइडेंटिटी से दूर मत जाओ। इंडिगो अपनी आइडेंटिटी को पकड़ के रखा। किंगफिशर कस्टमर को किंग साइज एक्सपीरियंस तो दे रहा था, फ्री मील दे रहा था, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, बड़े बड़े हेडफोन स्क्रीन लगा करके, बढ़िया से बढ़िया फीमेल मॉडल लेकर के, फ्री हेडसेट दे करके, फूड दे करके, एंटरटेनमेंट दे करके, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट इतने लगाने पड़े जिससे फ्लाइट का वेट भी बढ़ता है, फ्लाइट में कॉस्ट भी बढ़ती है, और फ्लाइट में जब वेट बढ़ता है, वजन बढ़ता है, तो फ्यूल ज्यादा लगता है, फ्यूल ज्यादा लगता है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा आती है, मार्जिन और कम। इंडिगो ने ये सब नहीं किया। बोला सीट कंफर्टेबल कर दो, थोड़ी सी लेग स्पेस दे दो, कस्टमर को खाने की भूख लग रही है, घर से लेके आएगा, अपना डब्बा कहे भैया टिफिन पैक करके लेकर के आओ, नहीं तुमको खाना है तो 200 रुपए का सैंडविच खरीद लो। कोई एंटरटेनमेंट नहीं है यहाँ पे। जहाज में हो, अपना बैठो, फटाफट पहुंचो टाइम से। हम ऑन टाइम पहुंचाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को फोकस रखा, लो कॉस्ट लो कॉस्ट लो कॉस्ट लो कॉस्ट। कस्टमर को ना किंगफिशर राजा बनाने के चक्कर में किंगफिशर ने अपना बाजा बजवा दिया। कस्टमर तो राजा बना नहीं, इसका बाजा बज गया। इंडिगो ने कस्टमर के ऐश पर ध्यान नहीं दिया कि कस्टमर ऐश करे, कस्टमर की ऐश पर ध्यान नहीं दिया, कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी और कस्टमर के कैश पर ध्यान दिया कि कस्टमर का कैश ज्यादा ना लग जाए। ऐश तो कहीं भी कर लेगा, कैश उसका बचा लो, क्योंकि जानते ही ये वाली मार्केट बहुत बड़ी थी। जो ट्रेन से घूमने के वाली मार्केट, जो ट्रेन पे जाया करती थी, कहाँ जा रहे भैया? इलाहाबाद जा रहे हैं। कहाँ कैसे जा रहे? अरे प्रयागराज पे जा रहे हैं। यहाँ से इंडिगो उड़ा दिया फटाफट से, और जितने की प्रयागराज की जो है ना एसी और फर्स्ट एसी की टिकट है, उतने में इंडिगो से फटाफट 1 घंटे में पहुंच जाए। तो इंडिगो ने किंगफिशर की तरह एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं रखे, क्योंकि कस्टमर को ट्रैवल चाहिए किंग साइज, लेकिन किंग की तरह पे नहीं करना चाहता। इंडिगो ने 1 थिंग पर फोकस किया, बड़ा टैम्स, जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज, बड़ा टैम्स, इतना बड़ा टैम्स जो मिडल ऑफ पिरामिड है, यानी कि जहां पे हमारी 50 करोड़ लोगों की जनता जहां उड़ना चाहती है, उसमें से 10 करोड़ लोग उसके साथ आराम से उड़ रहे हैं। क्यों? क्वाइटली चुपचाप शिफ्ट हो गए, ट्रेन को छोड़ करके इंडिगो पे आ गए, जो ट्रेन के कस्टमर को भी ले आया, किंगफिशर के कस्टमर को ले आया, जेट और बाकी सारे जो इधर उधर घूम रहे थे महंगे वाले, सबको इधर ही ले आया अपने पास में। हुआ क्या? ऑन टाइम परफॉर्मेंस, लो कॉस्ट कनेक्टिविटी। अब किंगफिशर ऑन टाइम ऑन टाइम ऑन टाइम ऑन टाइम चेंज कर दिया। बोला नहीं, अब मैं ऑन टाइम नहीं बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा बिफोर टाइम। है जी, कोई भी फ्लाइट लैंड करेगी तो ये नहीं बोलेगा हम ऑन टाइम पहुंचे, बोले आज हमारी फ्लाइट 10 मिनट पहले पहुंच गई, आज हमारी फ्लाइट 10 मिनट पहले पहुंच गई, बिफोर टाइम बिफोर टाइम। शुरू में ना कस्टमर को लगता है बहुत सुना रहा है यार, ये काहे इतना सुना रहा है, लेकिन सुन सुन के चिढ़ रहा था कस्टमर। अरे बहुत सुनाते हो तुम, 10 मिनट पहले पहुंच गए तो क्या हो गया? लेकिन धीमे 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 दिमाग में बैठ गई बात, फिट हो गई दिमाग के अंदर, बिफोर टाइम, ऑन टाइम नहीं, बिफोर टाइम। इंडिगो ने इंश्योर किया
क्या कि मैं हाँ लो कॉस्ट हूं लेकिन चीप नहीं हूं। अब चीप नहीं हूं यानी कि लग्जरी जैसी लो कॉस्ट फीलिंग कैसे दे, उसके लिए क्या करे? तो किंगफिशर का जो क्रू है वो बड़ी हीरोइनें लगती थी, वहां पे फीमेल मॉडल्स थी। इन्होंने क्या किया, उस टाइम का जो सबसे बढ़िया फैशन डिजाइनर थे राजेश प्रताप सिंह थे और एक सपना मेहरा थी, उनको बुला लिया। उनके साथ बहुत बहस करी, बहुत डिस्कशन किया और उनके साथ में बोला इतनी बड़ी फ्लीट, इतने सारे एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, सबसे बड़ा मार्केट हम लेते जा रहे हैं, तो सारी ड्रेस यूनिफॉर्म डिजाइन करके दो। उन्होंने इंटरनेशनल लुक की चाहिए मुझे। पैसा कैसे दोगे? बोला पैसा देंगे आपको, जो समझ लो कपड़ा मार्केट सूरत के अंदर है टेक्सटाइल वाली, वो पैसा देंगे, लेकिन लुक चाहिए हमको। कौन सी चाहिए? सिंगापुर एयरलाइंस चाहिए हमारे को। लुक चाहिए हमारे को कौन सी? मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी एतिहाद एयरलाइंस की। तो उन्होंने इंटरनेशनल लुक दिया, डीप ब्लू ट्यूनिक और इंडिगो ब्लू हैट्स, बिल्कुल इंटरनेशनल लुक। चलो 5वें अध्याय की तरफ चलते हैं। डेप्थ ले रहा हूं ना मैं आज, ऐसा ये ऐसे वीडियो देखोगे ना बहुत दूर तक समझ में आएगा। इनकी गहराइयों में, इनकी मानसिकता में घुसो इन टाइकून्स की। ये टाइकून सोचते कैसे हैं? अच्छा बिजनेस अच्छी लीडरशिप से बनता है। हाँ, मैं ऐसे आदमी ढूंढता हूं जो मेरा काम करे ताकि मैं अगला कोई नया काम करूं, अपने आप को रिप्लेस कर सकूं। एविएशन बिजनेस में जरूरी है प्रोफेशनल एयरलाइन मैनेजमेंट, जो किंगफिशर में था ही नहीं। यहां पे एक आदमी हुआ करते थे हार्वर्ड, ये पहले सीईओ थे इनके, लेकिन कुछ ही महीनों में छोड़ गए। जानते हैं क्यों? वो इस चक्कर में छोड़ गए, सारे डिसीजन जो है माल्या खुद ले रहे हैं। माल्या एयर होस्टेस को हायर भी कर रहे हैं, माल्या एयर होस्टेस के साथ में साथ में घूम भी रहे हैं। शाम वो कह रही है कि भैया हमारी फ्लाइट है, विजय जी हम जा रहे हैं, हमारी फ्लाइट है। कोई बात नहीं, तुम्हारा कौन है हेड? बोला उसके साथ हमारी फाइट है, अगर तुम चले गए तुम्हारी फ्लाइट है तो तुम हमारे साथ जाओगे। तो उसका माहौल यार बिल्कुल अलग था, फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी। अच्छा, ये सुन करके मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि 2005 से 2010 तक कोई सीईओ टिक ही नहीं पाया वहां। इंडिगो का अप्रोच थोड़ा अलग था। इंडिगो कहता है कि भाई आपकी जो लीडरशिप है ना वो पहले आ जानी चाहिए। कंपनी शुरू होने से 18 महीने पहले सीईओ ब्रूस एशबी को इन्होंने यूएस से बुला करके अपनी टीम में भारत बुला करके उसको सीईओ बना दिया 3 साल तक, 2005 से 2008 तक। लेकिन उसके बाद फिर इंडियन मार्केट में और डेप्थ को समझने के लिए ऑपरेशंस में सुपरस्टार आदित्य घोष बीच में बड़े पॉपुलर हुए थे क्योंकि उनको ओयो ने 10 साल के बाद हायर कर लिया था ऑपरेशंस को अच्छा करने के लिए। ये आदित्य घोष को प्रेसिडेंट सीईओ बना दिया, हेड ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट बना दिया। अब आदित्य घोष के आते ही 2008 से 2018 तक 10 साल तक लगातार कंपनी प्रॉफिट करती रही, जहां सब डूबते रहे और ये क्या करते रहे, ये नोट छापते रहे। डबल कर दिया इन्होंने इंडिगो का पूरा मार्केट शेयर डोमेस्टिक। जहां इंडिगो लगातार प्रॉफिट में रहा, वहां किंगफिशर 6000 करोड़ के लॉस में और 7000 करोड़ के कर्जे में। आप समझ रहे हो मेरी बात को भाई? 6000 करोड़ का लॉस, 7000 करोड़ का कर्जा। कोई हिसाब किताब जोड़ने की आदत नहीं, बनिया बुद्धि तो थी नहीं उनके अंदर। और ये जो आदित्य घोष थे बंगाली, लेकिन सोचते थे बनियों की तरह बहुत तेज, कैसे ऑपरेशन को ठीक करूं। सीखना चाहते हैं तो 6ठे अध्याय को पकड़ो फटाफट, मैं 11 अध्याय दूंगा, राइट मैन पावर एट एनी कॉस्ट। अब इसमें क्या किया इन्होंने, इनको ना मौका मिला, बीच में अपॉर्चुनिटी मिली। कंपटीशन की खाली गलतियों से नहीं, खुद को बेहतर ही नहीं किया, कंपटीशन की मैन पावर भी गायब करके ले गए उड़ा करके। इन्होंने क्या किया, 2012 में जब किंगफिशर हिल गया था पूरी तरीके से, तनख्वाहें बांटनी बंद कर दी, पायलट को तनख्वाहें नहीं दे रहे, पायलट बेचारे परेशान हो गए। ये 250-300 पायलट उनके उठा करके बोलो कितना पैसा देना किंगफिशर ने आपको? बोलो इतना पैसा देना, ये लो, ये तुम्हारा बोनस, आओ अभी ज्वाइन कर लो। बोले कब से ज्वाइन करना है? 15 मिनट में। 15 मिनट में? हाँ। बोले वो 15 मिनट क्या था? बोले तुम्हारे वो ऑफर लेटर वगैरह साइन करने में 15 मिनट लगेगा। हाँ? बढ़िया कैश रिजर्व था। 300 पायलट किंगफिशर के चुपचाप उठा लिए। जितने दिन की तनख्वाह किंगफिशर ने दी उतने दिन का बोनस दिया और पायलट आज ही लिया। आप पूछ सकते हो क्यों भाई इतना बोनस काहे दे दिया? इतना बोनस इसलिए दिया, समझना, गहराई को समझो बनिया बुद्धि की। हाँ, इन्होंने क्या किया, किंगफिशर ने पायलट्स को ट्रेन करने में जितना पैसा लगाया था, पायलट्स को रेडी करने में, उनको प्रिपेयर करने में जो करोड़ों का खर्चा किया वो सारा बचा लिया। अब इंडिगो का 15 मिनट में साइन किया, आज शाम से हवाई जहाज उड़ाना शुरू कर दिया। क्या 15 मिनट में साइन किया ऑफर लेटर, शाम को जो है ना ऑनबोर्डिंग करनी ना ट्रेनिंग करनी। टर्न अराउंड टाइम की एक पोटेंशियल कॉस्ट होती है, कितने दिन में मेरा क्रू मेंबर या मेरा पायलट रेडी होगा, उतने दिन तक मैं रेवेन्यू लॉस करने वाला हूं। उतने दिन तक जो मैं रेवेन्यू कर सकता था उसको आज ही कर लेता हूं। तो क्या किया इन्होंने, 15 मिनट में साइन किया, बोल चल जाके जहाज में बैठ भैया, तेरी पहली फ्लाइट उड़ रही है। किंगफिशर के फेलियर में अपना फायदा बना लिया, कॉम्पिटिटर से रेडीमेड स्टाफ फटाफट मंगवा लिया। तो ये कॉम्पिटिटर का स्टाफ यहां पे आ गया। 7वें अध्याय की तरफ तेजी से, ग्रोथ के साथ एफिशिएंसी बढ़ाओ तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ये सब ग्रो करने में लगे थे, जहाज खरीदे जा रहे थे। ग्रो नहीं करना है, केवल एफिशिएंसी लानी है। ग्रो करने से रेवेन्यू आएगा, टिकट बिकेगी, पैसा आएगा, लेकिन प्रॉफिट कैसे आएगा? तो प्रॉफिट बढ़ाना मेन काम था। जब प्लेन लैंड करता है ना, जितनी देर में वापस उड़ने के लिए अगली बार जहाज तैयार होता है, जैसे मुंबई में लैंड किया, लैंड करने के बाद वही जहाज जो दिल्ली से मुंबई आया था वापस दिल्ली जाएगा। अब उसमें जो टाइम लगता है कि लोग उतरे, जहाज की सफाई हुई, झाड़ू पोछा परफ्यूम लगा, कूड़ा करकट सारा साफ किया, उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम किसी भी हवाई कंपनी का, एविएशन कंपनी का 45 से 60 मिनट होता है कि जहाज घुमा करके यू टर्न लेके वापस रेडी हो गया नए पैसेंजर को बिठा करके। इंडिगो ने इसको कर दिया 20 मिनट। कैसे किया? इंडिगो ने क्या कहा, आदमी को बाहर निकालना है भाई, जल्दी निकालो,
बोले ऐसे कैसे जल्दी निकाले? बोले एयर होस्टेस से बात की, तुम जल्दी कैसे निकालोगे लोगों को बाहर, फटाफट खड़ा करो लाइन में, बाहर निकालो। एयर होस्टेस बोले ऐसे कैसे निकाले? अच्छा चलो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, कहाँ से निकल रहे हैं? आगे से भी निकालो, पीछे से भी निकालो, और आगे 2 रास्ते खोल दो, लेफ्ट में भी राइट में भी। एक नया एग्जिट खोल दिया। 14 मिनट का काम 7 मिनट में होने लगा। और पहले ही अनाउंसमेंट कर देते कि जी हम कूड़ादान लेके आ रही हैं, जितने तुम्हारा कूड़ा करकट है पहले डाल दो, क्योंकि हमको ऑन टाइम पहुंचना रहता है। तो फटाफट फटाफट। अच्छा, दोनों बड़ी सुंदर सी देवी आती है, आदमी भी बड़े उत्साह से डालता, ला भैया मेरा सैंडविच कहता है मैं डाल देता हूँ। अच्छा, कितना ज्यादा उस समय सफाई पसंद हो जाता है। एक सुंदर सी देवी मुस्कुरा के बोलती है सर एनी गार्बेज? हाँ देते हैं ना, देते हैं। वो लेके फट के अंदर डाल दिया। काम उसका तेज, जो काम करने में बाकियों को लगता है 60 मिनट, ये काम करते 20 मिनट में। क्यों? पहले से ही देवियों ने अपना काम निपटा दिया। तो वो एकमात्र एयरलाइन ऐसी जो 2000 शेड्यूल करती है फ्लाइट एक दिन के अंदर। अच्छा, अब जहाज किराए पे लाए हैं, पूरा इस्तेमाल करो भैया, पूरा इस्तेमाल। वो कैसे पूरा इस्तेमाल करें? जहाज 12 घंटे हवा में रहना चाहिए। जहाज 12 घंटे इनका हवा में रहता है। ये है क्या कि भाई किराया तो जा रहा है जहाज का, और जितना ज्यादा उड़ाओगे उतनी जल्दी कमाओगे। अब जहाज 4 घंटा हवा में है और 20 घंटा जमीन पर खड़ा, तो कैसे कमाएगा? तो जहाज 12 घंटे हवा में कैसे रहे, उसके इन्होंने रेशियोज मैनेज करने शुरू कर दिए, केपीआई मैनेज शुरू कर दिए। चलो 8वें अध्याय पे चलते हैं। डेप्थ बहुत दे रहा हूं भाई मैं। बार बार ट्रेन ना करना पड़े, ऐसा क्या करें? बार बार आदमी गलती ना करे, ट्रेन ना करना पड़े, उसको रीट्रेन, अगेन ट्रेन, उसको बार बार चेक करो, रीचेक करो, क्रॉस चेक करो, अगेन चेक करो, डबल चेक करो, फिर रीचेक करो, फिर क्रॉस चेक करो, फिर डबल चेक करो। क्या क्या बोलता हूं मैं, जल्दी जल्दी बोलता हूं, सुनो बात को। किंगफिशर और जेटवेज के पास अलग अलग प्रकार के जहाज थे, अलग अलग प्रकार के थे। इंडिगो ने सारे एक जैसे ले लिए, A320। सुनो भैया, एयरबस 320, सारे 320। अब कोई सा भी फ्लाइट पायलट आए, कोई ट्रेनिंग नहीं करनी, जो पायलट आए जहाज उड़ा ले, उसको मालूम है वही वाले बटन है, वही स्विच है, वहीं से ऑन होगा इंजन, वहीं से जो है भाई जहाज उड़ा लेगा इस समय। ये नहीं कि भैया नया जहाज आया, उसका पूरा जुगाड़ सीखेंगे कैसे करेंगे। अच्छा, मैडम आई वहाँ पे, वो कोई तो नया एयरक्राफ्ट, इसमें खाना कहाँ रखा? खाना तो मिल गया, पानी की बोतलें कहाँ रखी हैं? वो मिल गई। अच्छा, कूड़ेदान कहाँ रखा? अच्छा, बाथरूम का सिस्टम क्या? नहीं, अब कुछ नहीं समझना। एक ही तरह का जहाज, और स्टाफ को पूरी तरह बार बार ट्रेन करना, ना केबिन क्रू को ट्रेन करना। इसका मतलब कोई भी पायलट, कोई भी केबिन क्रू किसी भी फ्लाइट में जाकर के फट से पहुंच जाए, सारा का सारा खर्चा घट गया। 9वां अध्याय चलते हैं, मेरी स्पीड तेज है। इनोवेटिव आइडिया फॉर कॉस्ट कटिंग। इनको लगा यार पैसा ना टिकट बेच के नहीं कमा सकते, खर्चा घटा के कमा सकते हैं। और खर्चा कैसे घटाएं? तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मेरे को ना जो फ्लाइंग स्टुअर्ट होता है, जो केबिन क्रू होता है, उसमें आदमी नहीं चाहिए, सारी लेडीज चाहिए। तो ऑपरेशंस के जब हेड ने बोला तो भाई पूछा फाउंडर्स ने, काहे इतना जेंडर बायस काहे हो रहे हो तुम? खाली देवियां क्यों चाहिए तुमको? देवताओं से क्या दिक्कत है? बोला समझो सर, जितने देवता हैं वो 75 किलो वजन के होते हैं, और जितनी देवियां हैं वो 50 किलो वजन की होती हैं। अब एक जहाज के अंदर कम से कम भी 4 देवियां चाहिए, और 4 देवियों में 25 किलो, मतलब 100 किलो का वजन घटा तो तेल कम लगेगा। उन्होंने माथा पकड़ लिया, बोला बहुत गणित लगा था यार। नहीं सर देखो, 2000 जहाज उड़ रहे हैं, 2000 जहाज पे अगर थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद तेल बचाया ना तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। हाँ, जहाज हल्का करना है। अच्छा, उसके बाद बोला सर इतना ही नहीं? बोले और क्या है? सर और लफड़ा और है। आदमी दोगे, लड़की लड़का, देवी देवता दोनों दोगे, दोनों को अलग अलग कमरे होटल में देने पड़ेंगे जहाँ रुकना पड़ता है उनको। यहाँ देवियाँ होंगी, 4 देवियाँ होंगी, 2 ही कमरे में काम हो जाएगा। 2 देवी इधर फिट हो जाओ, 2 देवी इधर फिट हो जाओ, आपस में फिट हो जाएंगी, कोई दिक्कत भी नहीं। तो उनके लिए जो होटल में रुकना पड़ता है उसका खर्चा भी बचने लगा। तो बोला कि सर ये आज एक जहाज पे आपको खर्चा नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब पूरे की पूरी बैलेंस शीट चेक करते हैं, P&L अकाउंट चेक करते हैं, तो उसमें ये सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, जहां किंगफिशर और दूसरी एयरलाइन इन चीजों को नहीं पकड़ पा रही थी। एक थोड़ा गणित समझाता हूं और गहराई में जाता हूं, सुनना बात को ध्यान से। जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाएंगे, रिटेल बढ़ाओगे, फ्रेंचाइज बढ़ाओगे, कैसे करोगे आप, कैसे आगे बढ़ोगे? ये शुरुआत में उन्होंने किया था, बड़ा अच्छा था। सारे पॉइंट टू पॉइंट जाते थे। अभी किसी को अमृतसर से राजकोट जाना तो अमृतसर से राजकोट की जहाज उड़ा देंगे, ये नहीं करते थे। ये बड़े शहरों को बनाते थे हब, और वहां से चलाते थे स्पोक। अब तुम पहले अमृतसर से जहाज से दिल्ली में आओ, दिल्ली से राजकोट जाओ। फर्क क्या हुआ इससे? इस गणित समझना आप, हब एंड स्पोक का। मैं ऐसे समझाता हूं, ऐसे समझो। ये है ABCDEF, समझ लो ये 5 लोकेशन है। अब बाकी के सब के सब ए से F भी जहाज उड़ा रहे, A से B भी जहाज उड़ा रहे, B से C भी जहाज उड़ा रहे, C से D भी उड़ा रहे, D से E भी उड़ा रहे, E से C भी उड़ा रहे, C से F भी उड़ा रहे, A से E भी उड़ा रहे, A से D भी उड़ा रहे, D से C भी उड़ा रहे, हर जगह जहाज उड़ा रहे। ये बोले हम ऐसा चक्कर नहीं करें। क्यों? क्योंकि अगर A से आपने सब जगह उड़ाना शुरू कर दिया तो कितनी जगह उड़ाई आपने? आपने A से BCDEF आपने 5 जगह जहाज उड़ाया, ऐसे B से आपने 5 जगह जहाज उड़ाया, ऐसे C से आपने 5 जगह जहाज उड़ाया, D से। ऐसा करते करते जब गणित निकलता है तो आपको इन सब के लिए छोटे छोटे सेक्टर्स पे, छोटे छोटे सेक्टर्स पे आप उड़ाते हो जहाज। जब छोटे सेक्टर्स पे जहाज उड़ाते हो, आपने सोचा कि भाई मैं क्या करूं, मैं ऐसा करता हूं, बमरौली एयरपोर्ट है, बमरौली नहीं सुने क्या, इलाहाबाद के पास पड़ता है। इलाहाबाद से बमरौली एयरपोर्ट से आदमी निकले, कहाँ जा रहे हो भैया? हम जा रहे हैं इस समय, हमने सोचा कि महाराष्ट्र में एक जगह नागपुर, वहाँ जाएंगे हम। तो बमरौली से नागपुर सीधा नहीं बनाएगा वो,
वो क्या करेगा, बमरौली से आपको ले जाएगा मुंबई या दिल्ली और दिल्ली से नागपुर। इससे क्या हुआ, इससे कस्टमर को खर्चा थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ा, बोला वेट करने को तैयार है हम। ये आ गया इनका स्पो। ये सेंटर है, सेंटर से एक जहाज ए जा रहा है, ए से वापस आ रहा है, बी जा रहा है, बी से वापस आ रहा है, सी जा रहा है, सी से वापस आ रहा है, डी जा रहा है, डी से वापस आ रहा है, ई जा रहा है, ई से वापस आ रहा है, एफ जा रहा है, एफ से वापस आ रहा है। कितने जहाज चाहिए, 6 तो जहाज चाहिए। एक सेंटर से 6 स्पोक कवर कर लिए, जा रहा है आ रहा है, इधर जा रहा है आ रहा है। अब मान लो किसी को ए से बी पे जाना हो तो ए से सेंटर पे आएगा, सेंटर से बी पे जाएगा। क्या जहाज तो वही लग रहा ना उतना ही। तो इनके लग रहे जहाज 6 और उन लोग के लग रहे जो पुराने वाला मॉडल मैंने आपको दिखाया जहां पे हर जगह से हर जगह जहाज घुसाए जा रहे हैं, उसमें एक और दिक्कत थी। अब मान लो आप जो है सोचे इलाहाबाद से हम नागपुर का भी जहाज उड़ा देते हैं, अब उड़ा दो, लेकिन जहाज तो खाली जाएगा। अब ज्यादा लोगों को जो है नागपुर से बमरौली इलाहाबाद काम नहीं पड़ेगा, जहाज आधा भर के जाएगा और जहाज की कॉस्ट पूरी जाएगी, यानी कि रेवेन्यू आए नहीं, कॉस्ट पूरी लग गई, प्रॉफिटेबिलिटी कहां से आएगा। तो ये देखते थे कि सेल्स के साथ में प्रॉफिट चाहिए, जहाज पूरा भर के जाना चाहिए, पूरा दब के ऐसा जाए। इनका तो मन लगे तो टॉयलेट में भी 2 सीट लगा दे, वहां भी बैठाई दे इंडिगो। मतलब इतना दिमाग लगाते हैं ये, आप समझो। चलो 10वें अध्याय की तरफ चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा, इसको घुमा के दोबारा देखना जरा। हब एंड स्पोक, इससे मैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क समझाता हूं। 10वां अध्याय पकड़ते जाओ, गहराई है इसके अंदर। ये वीडियोस वो होते हैं जो डाउनलोड करके रखे जाते हैं, ये वीडियोस होते हैं 2-3-4 बार देख क्या रहे हो, टाइकून्स ऑफ इंडिया देख रहे हो। उड़ो जब उड़ने का सही समय हो, हर समय मत उड़ो। हाँ, हर समय मत उड़ो, उड़ो जब उड़ने का समय सही हो। बिजनेस में एक्सपांड करने का सही समय क्या है, कैश, ग्रोथ, प्रॉफिट तीनों चाहिए आपको। कैश फ्लो भी है, टाइम से पेमेंट आनी चाहिए, ग्रोथ भी हो, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, और बिना मार्जिन के तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर बैलेंस हिट गया तो पूरा बिजनेस हिल जाएगा। किंगफिशर और जेट ने ग्रोथ पे ध्यान दिया था, वही जो मैंने पहले बताया था ना आपको, डी मार्ट वर्सेस बिग बाजार क्यों फेल हुआ। बिग बाजार ने ग्रोथ पे ध्यान दिया, डी मार्ट ने प्रॉफिट पे ध्यान दिया। जब आप वो सोचते थे कि ग्रोथ 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 ग्रोथ, प्रॉफिट बाद में ले आएंगे, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, एक कर्जे से चुकाया दूसरा कर्जा, दूसरे कर्जे से चुकाया तीसरा कर्जा, चौथे कर्जे से चुकाया 5वां कर्जा। अरे भैया इतना कर्जा ना 15 अगस्त को सोता है, ना 2 अक्टूबर को सोता है, ना 26 जनवरी। कर्जे पे कोई गैजेटेड हॉलिडे नहीं है, कोई नेशनल हॉलिडे नहीं है। 2 अक्टूबर को ठेके बंद हो सकते हैं, शराब बंद हो सकती है, लेकिन कर्जा बंद नहीं होता, वो उस दिन भी चलता है आपके साथ में। तो ये सोचते थे बाकी ग्रोथ, ये सोचते थे नहीं प्रॉफिटेबल ग्रोथ। जब प्रॉफिटेबल ग्रोथ होती है उसके लिए आपको अपना कोर तैयार करना होता है। इंडिगो ने अपना कोर फंडामेंटल मजबूत किया, लो कॉस्ट कैरियर, कंज्यूमर अफोर्डेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, राइट मैन पावर, इनका कोर था। जब मान लेते कि इंडिगो आज कहां है, उसको जाना कहां है। आज रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट उसका 8,25,000 करोड़ का है, लगभग 8,200 करोड़ का। ये मैं 2024 में बता रहा हूं, 8,200 करोड़ का प्रॉफिट बोल रहा हूं, प्रॉफिट, $1 बिलियन का प्रॉफिट, जो किसी भी इंडिया की किसी एयरलाइंस कंपनी ने कभी नहीं किया। और 35,000 करोड़ रुपया कैश रख के बैठे हुए आराम से, 35,000 करोड़। हाईएस्ट फ्लीट साइज है इस समय, 380 एयरक्राफ्ट है इनके पास में, 63% मार्केट शेयर के साथ। इसको कहते हैं एक्सपेंशन का सही समय, जब आप अंदर से मजबूत हो, जब कोई टर्बुलेंस आए भी तो संभाल लो, बोले सेफ्टी मार्जिन। ओलंपिक्स में बिना तैयारी के जाओगे तो जीत जाओगे क्या, मेडल मिल जाएगा क्या। हाँ, तुम देखते रहो मिर्जापुर, तुमको मेडल मिलेगा। हाँ, नहीं मिलता। शुरू में 40 दिन के अंदर प्लेन, 45 दिन में प्लेन ऐड करते थे, अब हर हफ्ते प्लेन ऐड कर रहे हैं, खूब कैश रिजर्व है। और 2000 फ्लाइट, 400 रूट, 122 डेस्टिनेशन, 34 विदेशी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, उसको 40 ग्लोबल डेस्टिनेशन कवर करने का इनका प्लान है। अब मैं समझता हूँ 11वां अध्याय जहां जा रहा हूं, ये सब बढ़ते क्यों गए, क्योंकि साथी ठीक थे आपस में। इस साथी की कमजोरी और ताकत, इस साथी की कमजोरी और ताकत, दोनों के सब साथ में जुड़ गए तो बन गए डबल ताकत, और चली गई कमजोरी। कैसे, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक दोनों अलग अलग चीजों में। वॉजनियाक को कंप्यूटर बनाना आता था, जॉब्स को मार्केटिंग करना आता था, ब्रांड बनाना आता था। पार्टनर भले ही चॉक एंड चीज की तरह अलग हो, लेकिन बिजनेस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। बिल गेट्स, पॉल एलन, दोनों की अलग अलग ताकतें थी, मिल गए तो बहुत बड़ी ताकत बन गई। बिल ह्यूलेट एंड डेव पैकर्ड, इन्होंने कंपनी कौन सी बनाई, HP, ह्यूलेट एंड पैकर्ड। एक की ताकत अलग, एक की ताकत अलग, दोनों मिल गए बहुत हो गई बहुत बड़ी ताकत। राहुल भाटिया की ताकत अलग, राकेश गंगवाल, कौन है ये, टाइकून्स ऑफ इंडिया, देख रहे हो, भूलना मत बीच में। स्ट्रेंथ अलग है, नेचर अलग है, मिशन एक है। भाटिया ऑन आउटगोइंग पर्सन है, पूरा मार्केट देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, शेयर मार्केट में रहते हैं, सब जगह रहते हैं, बाहर जाते हैं। गंगवाल चुपचाप ऑपरेशन संभालते हैं कि मैं प्रॉफिटेबिलिटी कैसे करूं। भाटिया कमर्शियल डायनामिक्स और रेगुलेटरी जो भारत के सारे इश्यूज से लेकिन गंगवाल क्योंकि वो ऑपरेशंस अमेरिका के अंदर चला चुके थे, लो कॉस्ट, मार्जिन कहां से लाना है। देखो भैया, मुर्गी अंडा दे देगी तो उसमें गंगवाल को कुछ नहीं करना, मुर्गी अंडा अपने आप देगी। गाय से दूध निकालना पड़ता है, ठीक है, गंगवाल दूध निकाल लेंगे, लेकिन गंगवाल वो आदमी है जो सांड का दूध निकाल दे। ये तो मैंने कहां से बोल दिया, सांड का दूध निकालने वाला गंगवाल है कि नहीं। वहां मार्जिन उस धंधे में निकाला जहां था ही नहीं। गंगवाल ने एयरबस को कन्विंस कर दिया, इसके 100 प्लेन में तुझे पैसा भी नहीं दूंगा, आराम आराम से दूंगा, और वो भी लीज बैक करके। सबसे खास बात, दोनों पार्टनर बनने के बाद डिसाइड किया था कि भले ही पैसा खत्म हो जाए, फेल खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, सब चला जाए, कोई बात नहीं, दोस्ती नहीं तोड़ेगी। ये दोस्ती हम नहीं तो यारा तेरी यारी को, ऐसी यारी
जब दोनों पे इतना ट्रस्ट था तो इंडियन मार्केट का इंडिगो ग्लोबल लीडर बना। मेरा सिंपल फंडा है, एवरेज कंटेंट ना दूंगा, ना देखूंगा, ना बनाऊंगा, अकेले रहना पसंद करूंगा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी पास ना हो। यूट्यूब तो तब खोलूंगा जब मुझे पता हो कि कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिले। तो एडवांस लोगों की एडवांस लर्निंग्स आपको दूंगा, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन दूंगा। कमेंट में आपको एक काम करना है केवल, आपको केस स्टडी किसकी देखना चाहते हैं बताइए मुझे, कौन सा टाइकून ऑफ इंडिया के बारे में और जानना चाहते हैं। आपको मैं खुद आपके कमेंट्स को पढ़ने आऊंगा, मैं आकर के आपको रिप्लाई करूंगा। ये मेरा जो चैनल है ये सबका वन स्टॉप बिजनेस सॉल्यूशन है। बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस। जब आप कुछ आए 15 करोड़ एमएसएमई कुछ सीख करके जाएं, हर संडे सुबह 8 बजे आपका यूट्यूब खोलते ही मेरा चैनल चुपचाप आपके सामने आए, आप एक नया केस स्टडी देखें, अपनी लर्निंग्स बनाएं, नोट्स लिख करके जाएं। बिजनेस का मतलब है बड़ा बिजनेस। और सब्सक्राइब इसलिए मत करना कि मुझे चाहिए, सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि इसमें फायदा आपका है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद।